Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saida Nureen and today we are going to study a very important and interesting topic of circular motion and that is centripetal force. सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमारी जो रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सर्कुलर मोशन। यानी जब भी कहीं दायरे की मोशन की बात होती है, सर्कुलर मोशन की बात होती है, तो हम एक्सेलरेशन का रेडियल कंपोनेंट जो है वो कंसीडर करते हैं। और यहाँ पे भी वो आपको बता रहे हैं। और वेलोसिटी का टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है, जैसे कि आपको इस डायग्राम में वो दिखा रहे हैं इस पिक्चर में कि आपके जब भी कोई चीज़ दायरे में घूम रही है तो उसकी वेलोसिटी आपको एट एवरी पॉइंट जो है वो अलोंग द टेंजेंट नजर आ रही है, ठीक है। और वो कंटिन्यूसली अलोंग द टेंजेंट एट एवरी पॉइंट द वेलोसिटी शुड बी अलोंग द टेंजेंट। सो द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज कंसीडर्ड एज द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। वेयर एज जब हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करते हैं कि जब कोई दायरे में फोर्स एक्ट करती है तो इट इज ओनली ड्यू टू द रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। सो वेलोसिटी शुड बी अलोंग द टेंजेंट एंड एक्सेलरेशन शुड बी अलोंग द रेडियस होनी चाहिए। सो ये आपकी यहाँ पे भी वो सेंट्रीपिटल फोर्स का आपको बता रहे हैं कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो अलोंग द रेडियस है एंड टूवर्ड्स द सेंटर है। और ये फोर्स जो है आपको पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ फोर्स किसकी वजह से होती है? फोर्स इज ड्यू टू द एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू एम में। अगर फोर्स एक्सेलरेशन की वजह से है और हम कह रहे हैं कि फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसी फोर्स है जो दायरे में लगती है तो अलोंग द रेडियस होती है एंड टूवर्ड्स द सेंटर एक्ट करती है, तो दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज ओनली ड्यू टू द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से होती है, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम कह रहे हैं कि वो एक्सेलरेशन है जो अलोंग द, और वो होता है रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जो अलोंग द रेडियस होता है एंड टूवर्ड्स द सेंटर होता है। तो फोर्स हमेशा एक्सेलरेशन पे डिपेंड करती है। सेंट्रीपिटल फोर्स है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगी बिकॉज मैस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो अगर आप न्यूटन सेकंड लॉ की बात करें कि फोर्स को जब हम कैलकुलेट कर सकते थे F इज इक्वल टू एम ए के रिलेशन से, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आप इस फोर्स को कह रहे हैं कि दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स, इसके नीचे आप C लिख सकते हैं एंड द A शुड बी अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बेसिकली दिस A, ये दोनों वेरिएबल हैं बल्कि, और इसमें जो मैस है दिस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, इसका कोई इधर ताल्लुक नहीं है। फोर्स इज, आप इसको जब इस तरह से लिख सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है क्योंकि मैस इसमें कांस्टेंट है। तो फोर्स अगर अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर, हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स इज दैट फोर्स, दायरे की फोर्स है, सो इट इज दैट फोर्स विच इज ऑलवेज एक्टेड अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर and it is only due to its centripetal acceleration, and this centripetal acceleration which is along the radius and towards the center, it is the radial component of acceleration जिसकी हम बात कर रहे हैं। और दायरे में हमेशा radial component of acceleration लगता है, और ये जो along the tangent आपको नजर आ रही है this is the velocity। तो velocity हमेशा दायरे में along the tangent होती है, उसका tangential component, और acceleration का हम radial component consider करते हैं। अब यहाँ से देखते हैं the motion of the particle which is constrained to move in a circular path is quite interesting। यानी दायरे में जब आप ये इस लड़के ने क्या किया हुआ है कि पत्थर बांध के और उसको इस तरह से धागे के साथ उसे गोल गोल घुमा रहा है, और वो जो मोशन ऑफ द पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ में होती है वो बहुत इंटरेस्टिंग मोशन होती है उस पार्टिकल की। इट हैज़ डायरेक्ट बेयरिंग ऑन द मोशन ऑफ सच थिंग्स एज आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सैटेलाइट्स। आपके जितने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, वो सारे जो है वो डिपेंड करते हैं इस सर्कुलर और सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं और सर्कुलर मोशन की वजह से होते हैं। सो न्यूक्लियर पार्टिकल्स जो हैं आपके, इसके अलावा न्यूट्रल पार्टिकल्स इन द एक्सेलरेटर्स हम जिनकी बात करते हैं, जो न्यूक्लियस में पार्टिकल्स हैं, बॉडीज व्हीलिंग एट द एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग्स एंड फ्लाई व्हील स्पिनिंग इन द शाफ्ट्स, ये सारी एग्जांपल्स उन्होंने आपको बताई हैं जिन जिन पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये सारी उसकी एग्जांपल्स हैं, सैटेलाइट्स की, न्यूक्लियर पार्टिकल्स की, जो कि एक्सेलरेटर्स के अंदर होते हैं जिनकी स्पीड आप इंक्रीज करते हैं, फिर व्हीलिंग द स्टोन, आप स्टोन जो है वो पत्थर बांध के स्ट्रिंग के साथ उसको घुमा सकते हैं, फ्लाई व्हील्स जो कि स्पिन करते हैं शाफ्ट, ये सारी जो है शाफ्ट्स के ऊपर, ये सारी आपके सेंट्रीपिटल, इन तमाम पार्टिकल से सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही होती है। सो वी ऑल नो दैट अ बॉल व्हील्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग वुड नॉट कंटिन्यू द सर्कुलर पाथ इफ द स्ट्रिंग इज स्नैप्ड। अगर ये धागा टूट जाए जिसको वो घुमा रहा है गोल गोल, तो आपको पता है कि जब आप उसको, अगर वो धागा टूट जाएगा तो वो बॉल कभी भी वो स्टोन या वो जो भी चीज़ उसने उसके आगे बांधी हुई है एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, वो बॉल है या स्टोन है, वो कभी भी अंदर की तरफ नहीं आएगा, वो हमेशा बाहर की तरफ मूव करेगा। यानी ये जो सर्कुलर मोशन है वो उसको बे नहीं करेगा अगर वो धागा टूट जाए, और वो सर्कुलर मोशन से बाहर निकल जाएगा, ठीक है।
सो केयरफुल ऑब्जर्वेशन शोज दैट एट वंस इफ द स्ट्रिंग स्नैप्स, अगर स्ट्रिंग जो है वो स्नैप कर जाए व्हेन द बॉल इज एट द पॉइंट ए, ये इन्होंने यहाँ पे बताया कि अगर बॉल आपका पॉइंट ए के ऊपर हो और स्ट्रिंग इस पॉइंट पर, और स्ट्रिंग जो है वो आपका धागा जो है वो स्नैप हो जाए यानी टूट जाए, तो केयरफुल ऑब्जर्वेशन शोज एट वंस दैट इफ द स्ट्रिंग स्नैप्स when the ball is at the point A, इस फिगर में the ball will follow the straight path AB, तो वो along the tangent चला जाएगा, ठीक है। टेंजेंशियल वेलोसिटी की वजह से वो इस स्ट्रेट पाथ ए बी को फॉलो करेगा और दायरे में नहीं रहेगा, वो दायरे से बाहर चला जाएगा, ठीक है। सो द फैक्ट इज दैट अनलेस अ स्ट्रिंग और सम अदर मैकेनिज्म पुल्स द बॉल टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल विद अ फोर्स, ये जो फोर्स आपको रेडियल फोर्स आपको दिखा रहे हैं जो अलोंग द, यही आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स है जो अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर है, इस फोर्स की वजह से वो दायरे में घूम रहा था और जैसे ही वो स्नैप हुआ स्ट्रिंग तो वो दायरे से बाहर चला जाएगा अलोंग द टेंजेंट। सो बॉल विल नॉट कंटिन्यू अलोंग द सर्कुलर पाथ। तो ये इसकी, अब आप इसको यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन में आपको क्या बता रहे वो कि द फोर्स नीडेड टू बेंड द नॉर्मली स्ट्रेट पाथ ऑफ द पार्टिकल इनटू अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। वो फोर्स जो आपको रिक्वायर्ड होती है, जो आपको ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ को दायरे में घुमाने के लिए, उस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। और मैंने आपको इसकी 2 करैक्टरिस्टिक्स बताई हैं, आप इधर लिख सकते हैं कि नंबर 1 के इसकी डेफिनेशन का हिस्सा बना सकते हैं कि इट इज़ द सेंट्रीपिटल फोर्स, FC मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स is always along the radius, and number 2 FC is always towards the center, ठीक है। ये वो फोर्स है, इसकी ये 2 करैक्टरिस्टिक्स है, ये हमेशा अलोंग द रेडियस होती है एंड टूवर्ड्स द सेंटर होती है। तो ये 2 करैक्टरिस्टिक्स को आप इसकी डेफिनेशन का हिस्सा समझ सकते हैं, बना सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन के बाद आप ये 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं कि आपकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमेशा अलोंग द रेडियस और ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर होती है, ठीक है। उसके बाद इफ द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम द पॉइंट ए टू बी विद यूनिफॉर्म स्पीड v, जैसे कि आपको नजर आ रहा है ये ए बी, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी की वजह से द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल चेंजेस इट्स डायरेक्शन बट नॉट इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेलोसिटी जो है वो हर पॉइंट पे, यानी अगर आप इस पॉइंट पे ले रहे हैं तो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, वो चेंज किसकी वजह से आ रहा है, उसकी डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। एट एवरी पॉइंट द वेलोसिटी ओनली चेंजेस इट्स डायरेक्शन, ये देखिए उसकी टेंजेंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन वो कह रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड जो है, ये जो चेंज इन वेलोसिटी है ये आपको दिखाया गया है, ये नॉट इट्स मैग्नीट्यूड, वो उसके मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं लेके आ रही, सिर्फ उसकी डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। लेकिन आपको ये पता है कि चाहे एक कंपोनेंट में भी चेंज आ रहा हो तो फिर वो उसको हम चेंज इन वेलोसिटी ही कंसीडर करेंगे। बेशक इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा लेकिन इसकी डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना एट एवरी पॉइंट, तो इसलिए हम उसके जब चेंज इन वेलोसिटी जो है पर यूनिट टाइम वो आपका एक्सेलरेशन है। सो एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये इन्होंने यहाँ पे स्केलर फॉर्म्स ली हुई है सारी, वेक्टर फॉर्म जो है वो कंसीडर नहीं की हुई, तो हम भी इसको एज अ स्केलर लिख सकते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन, वरना आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इन्होंने सिर्फ मैग्नीट्यूड्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। हेंस द एक्सेलरेशन जो है वो बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने कहा कि वेयर डेल्टा टी इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू ट्रेवल फ्रॉम द पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। डेल्टा टी वो टाइम है जो कि पार्टिकल ने लिया ए से बी तक पहुंचने के लिए, ये वो ए बी पार्टिकल है ए से बी पॉइंट तक, ये वो दायरे की मोशन है आपकी। अब ए पॉइंट पे जो इसकी वेलोसिटी है वो v1 है और इस बी पॉइंट पे जो इसकी वेलोसिटी है वो v2 है, और रेडियस तो आपको पता ना वो सेम रहता है, दायरे के अंदर रेडियस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, आप जिस मर्जी पॉइंट पे उसका रेडियस कैलकुलेट कर लें, रेडियस इज ऑलवेज द सेम एट फॉर एवरी लाइन फॉर एवरी पॉइंट विद इन द सर्कल, ठीक है। सो ओ ए बी ये एक आपका ट्रायंगल बन गया यहाँ पे, या ए ओ बी कहें तो ज़्यादा मुनासिब होगा, इसलिए क्योंकि जिस पे एंगल बन रहा हो उसको हम सेंटर में कंसीडर करते हैं। ओ इज़ द ओरिजिन, ओरिजिन के ऊपर एंगल बन रहा है, सो आप इसे ए ओ बी या बी ओ ए पढ़ सकते हैं। ए ओ बी हम इसलिए पढ़ें क्योंकि इनिशियल पॉइंट आपका ये है ना। सो ए पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी v1 है, बी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट जो है वो v2 है, और रेडियस इज़ अ कांस्टेंट, और ए ओ बी जो है ये आप इसका यहाँ से ट्राइंगल कंसीडर कर सकते हैं। और इस ट्रायंगल को भी हम आगे करेंगे सॉल्व कि किस तरह से इसको करना है। पहले हम डेल्टा टी की वैल्यू निकालें, वो जो ऊपर डेल्टा टी हमने यूज़ किया ना, बिकॉज एक्सेलरेशन हमने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के इक्वल है, तो उसमें जो टाइम है डेल्टा टी
बाय यूजिंग एस इज इक्वल टू वी टी का जो रिलेशन है, अगर आप उसको यूज करें तो यहाँ से टी शुड बी इक्वल टू एस ओवर वी, वेयर एस इज द डिस्टेंस, वी इज द वेलोसिटी एंड टी इज द टाइम। तो वहां से आप डेल्टा टी शुड बी इक्वल टू एस ओवर वी, ये डेल्टा टी की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं अपनी प्रीवियस रिलेशन में, इसमें एक्सेलरेशन की जो है। सो ए इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर टी, डेल्टा टी की जगह आप ये डाल सकते हैं वैल्यू, ठीक है। डेल्टा टी की जगह अब आपने क्या वैल्यू डालनी है, एस ओवर वी। सो आप इस तरह से पुट करेंगे उसमें एस ओवर वी, जो नीचे वी होगा वो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि आपको पता है डिनोमिनेटर के नीचे ओवर डिनोमिनेटर हो तो वो न्यूमिनेटर में चला जाता है। सो ए इज इक्वल टू वी डेल्टा वी ओवर एस, ये रिलेशन अब आपके पास आ जाएगी डेल्टा वी की वैल्यू पुट करके इन द प्रीवियस रिलेशन, ठीक है। बेसिकली अब हम यहाँ पे, क्योंकि हमने ये कहा है ना कि आपकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे तो हम फोर्स की वैल्यू भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ को इस्तेमाल करके आप देखेंगे कि एंड पे हम सिर्फ एक्सेलरेशन की वैल्यू उसमें पुट करेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और उससे हम आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये जो सारा काम हम कर रहे हैं बेसिकली ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए कर रहे हैं। तो ये हमने एक्सेलरेशन की ये वैल्यू निकाल ली। लेट अस नाउ ड्रॉ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब आप एक ट्रायंगल पी क्यू आर बनाना चाहते हैं सच दैट पी क्यू इज पैरेलल इक्वल टू वी वन एंड पी आर इज पैरेलल इक्वल टू वी टू, इस तरह से कि आपका पी क्यू जो है वो वी वन को शो करता है, ये वो वी वन वेलोसिटी है जो एट द पॉइंट ए इस फिगर में एक्ट कर रही है, v1 जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है एट द पॉइंट ए, और जो v2 वो वेलोसिटी है pr को जो शो कर रहा है वो वेलोसिटी है जो एट द पॉइंट b जो है वो अबव फिगर में आप देख रहे हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी v2 की वैल्यू है। अब आप इन्हें इकट्ठा यहाँ पे ड्रॉ करें इस v1 को लेके और इस v2 को लेके, और जब आप इस v1 और v2 को इकट्ठा इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो ये आपके पास इन दोनों का जो डिफरेंस है v1 और v2 का, वो आपकी qr जो है इट इज रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी v1 एंड v2 विच इज डेल्टा v, जो कि डेल्टा वी से आप शो कर सकते हैं। और P के ऊपर जो है आप एक एंगल ले सकते हैं, ये एक ट्रायंगल बन गई है आपके पास, ठीक है। ये उसी तरह की एक ट्रायंगल बन गई है आपके पास, इसको आप कह सकते हैं क्यू पी आर या आर पी क्यू आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्यू पी आर जो है ये आपकी एक ट्रायंगल बन गई है उसी तरीके से जैसे आपकी ये ट्रायंगल थी ए ओ बी। तो ए ओ बी की ट्रायंगल और क्यू पी आर की ट्रायंगल ये दोनों बिल्कुल सिमिलर टू ईच अदर हैं, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हम उन ट्रायंगल्स को कहते हैं, अभी हम ये सारी आगे चीजें पढ़ते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ कि आइसोसेलेस ट्रायंगल्स किनको कहते हैं। सो वी नो दैट द रेडियस ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट। आपको पता है कि रेडियस की वैल्यू हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, यानी रेडियस और टेंजेंट के दरमियान में जो एंगल होता है हमेशा वो 90 डिग्री का होता है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद सो ओ ए इज द परपेंडिकुलर टू ओ ए इज परपेंडिकुलर टू v1 एंड ओ बी इज परपेंडिकुलर टू v2। इसका मतलब है कि आपकी ये जो लाइन ओ ए है जो कि इस रेडियस को शो कर रही है ये परपेंडिकुलर है v1 के, और ये जो लाइन ओ बी है ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे v2 के, यानी दोनों के दरमियान में एंगल टेंजेंट और रेडियस का एंगल चूंकि 90 डिग्री का होता है तो ओ ए जो है वो v1 के परपेंडिकुलर और ओ बी जो है वो v2 के परपेंडिकुलर है, ठीक है। यहाँ से देयरफॉर द ये जो आपकी ट्रायंगल ए ओ बी है ये इक्वल है टू द एंगल आपके पास क्यू पी आर, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल सेम है, ए ओ बी और क्यू पी आर, इन दोनों ट्रायंगल्स का जो है ये दोनों इक्वल हैं और इन दोनों के दरमियान में जो एंगल्स हैं वो भी सेम है, यानी ए ओ बी में जो एंगल बन रहा है ओ के ऊपर वो सिमिलर एंगल है इन द ट्रायंगल क्यू पी आर में जो पी के ऊपर एंगल बन रहा है। तो इन दोनों एंगल्स की वैल्यू सेम है। अगर ये दोनों एंगल्स बिटवीन v1 एंड v2, ये एंगल कहाँ बन रहा था v1 और v2 के बीच में, तो ये दोनों एंगल्स AOB में जो O पे एंगल बन रहा है और QPR में जो P पे एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल्स जो हैं वो आपस में सिमिलर हैं। फर्दर v1 और v2 जो है वो भी v के बराबर, यानी ये जो दो वेलोसिटीज आप ले रहे हैं v1 दैट शुड बी इक्वल टू v2, और इसको आप अकेला v कंसीडर कर सकते हैं। इनके मैग्नीट्यूड्स भी आप कह रहे हैं कि सेम है, क्योंकि आपने शुरू में कहा था कि इनकी सिर्फ डायरेक्शन डिफरेंट है वेलोसिटीज की, उनकी आपने मैग्नीट्यूड्स जो हैं वो सेम कंसीडर किया था। इसका मतलब है अगर इनके मैग्नीट्यूड्स भी सेम है v1 और v2 जो है ये बराबर हैं और ये v के बराबर हैं, तो एंड OA इज इक्वल टू OB, और आपको पता है OA जो कि रेडियल लाइन को शो कर रहा है इस फिगर में वो बराबर है OB के इस फिगर से। सो OA शुड बी इक्वल टू OB बिकॉज दोनों ही रेडियस की वैल्यू को शो कर रहे हैं, ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है।
तो ऐसी दो ट्रायंगल्स को ही हम आइसोसेलेस ट्रायंगल्स कहते हैं। मैंने आपको कहा था ना आइसोसेलेस ट्रायंगल्स क्या होती हैं, ये टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं। इनके बारे में आपको उन्होंने बताया कि बोथ ट्रायंगल्स आर द आइसोसेलेस। फ्रॉम द ज्योमेट्री वी नो टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स are similar if the angles between their equal arms are equal, hence the triangle OAB is similar to the triangle PQR, hence we can write। और फिर हम ये लिख सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल्स उनको कहते हैं जो दो ट्रायंगल्स जब बिल्कुल सेम होती हैं। सेम होने का मुराद हमारी ये है कि उनके एंगल्स भी सेम हो और उनकी साइड्स भी सेम हो। जैसे हमने कहा OA OB के बराबर है, इसी तरह V1 V2 के बराबर है, तो उनकी साइड्स भी सेम है और उनके एंगल्स भी सेम है। तो ऐसी दो ट्रायंगल्स को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल्स कहते हैं मैथ्स में, कि दो ट्रायंगल्स जो हैं, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स वो सिमिलर होती हैं आपस में। सिमिलर का मतलब है सेम ट्रायंगल्स होती हैं। अब वो सेम क्यों है? क्योंकि उनके एंगल्स भी सेम है और उनकी साइड्स भी सेम है, साइड्स की वैल्यू भी सेम है। तो फिर उनको हम इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि ये एक डिफरेंट साइड है उनकी, इस ट्रायंगल में ये एक डिफरेंट साइड है, यानी QR जो है वो डेल्टा V के बराबर है ना। तो आप इसकी जो डिफरेंट साइड है डेल्टा V डिवाइडेड बाय, ये दोनों साइड सेम है क्योंकि ये V के बराबर है, सो डेल्टा V डिवाइडेड बाय V शुड बी इक्वल टू, इस ट्रायंगल में कौन सी एक डिफरेंट साइड है? AB, क्योंकि बाकी ये OA और OB तो सेम थी ना, ये तो सेम है, तो एक डिफरेंट साइड इनकी कौन सी है? AB। सो AB शुड बी इक्वल टू, आइदर आप OA की वैल्यू ले ले चाहे आप OB ले ले, दोनों की वैल्यू सेम है रेडियस। सो AB शुड बी इक्वल टू R। हमने OA या OB की क्या वैल्यू डाली है? R। तो ये इस तरह से आप इन दो ट्रायंगल्स को सॉल्व कर सकते हैं। मैथ्स में जब दो ट्रायंगल्स आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हों जिनके एंगल्स भी सेम हो और जिनकी साइड्स की वैल्यू भी, दो साइड्स की वैल्यूज जो है वो भी सेम हो, तो फिर उन ट्रायंगल्स को हम आइसोसेलेस यानी सिमिलर ट्रायंगल्स कंसीडर करते हैं और उनको हम इस तरह से वैल्यूएट करते हैं कि उनकी एक जो डिफरेंट साइड होती है, क्योंकि ट्रायंगल की 3 साइड्स होती है ना, 2 साइड्स तो सिमिलर है, तो जो एक डिफरेंट साइड है डेल्टा V डिवाइडेड बाय इन दोनों में से किसी की वैल्यू V, तो डेल्टा V ओवर V दैट शुड बी इक्वल टू इनकी इस ट्रायंगल में AOB में जो एक डिफरेंट साइड है AB डिवाइडेड बाय इन दोनों में से आप जिसकी मर्जी वैल्यू ले लें R, सो दिस इज AB ओवर R। और ये दोनों सेम होंगे आपस में कि डेल्टा V ओवर V शुड बी इक्वल टू AB ओवर R। इन दोनों ट्रायंगल्स की वैल्यू इक्वल क्यों है? क्योंकि ये आइसोसेलेस है। तो इस ट्रायंगल की डेल्टा V ओवर V इस ट्रायंगल की AB ओवर R के बराबर होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, तो डेल्टा V ओवर V शुड बी इक्वल टू AB ओवर R। तो इस तरह से आप इसे वैल्यूएट करेंगे। इफ द पॉइंट B इज क्लोज टू द पॉइंट A ऑन द सर्कल, अगर आप B पॉइंट को क्लोज कर दें A पॉइंट के, तो एज वी इन द केस ऑफ डेल्टा T अप्रोचेस टू 0, जब हम लिमिट कंसीडर करते हैं ना कि टाइम बहुत स्मॉल है, इतना स्मॉल है कि वो 0 को अप्रोच कर रहा है, तो हम B और A के पॉइंट को बहुत क्लोज कंसीडर करते हैं। और मैंने आपको कल भी एक बात बताई थी कि सर्कल पे अगर आप एक आर्क कंसीडर करते हैं ना, AB एक आर्क है, अगर ये आर्क की लेंथ बहुत स्मॉल कंसीडर करें, बी को ए की तरफ लेकर आएं और ये छोटी सी आर्क लेंथ बन जाए इतने से टाइम के लिए, टाइम T अप्रोचेस टू 0 के लिए, तो फिर वो एक छोटी सी जो आर्क है वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ये मैथ्स का रूल है कि आर्क ऑन अ सर्कल इफ द आर्क इज वेरी स्मॉल, वो इतनी स्मॉल आर्क हो कि उस टाइम T अप्रोचेस टू 0 के लिए हो, डेल्टा T अप्रोचेस टू 0 के लिए, तो उस टाइम के लिए वो जो आर्क ड्रॉ कर रहे हैं आप, AB एक बहुत ही स्मॉल आर्क है, तो उसको आप एक स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर सकते हैं। और वो स्ट्रेट लाइन जो है उसका फिर हम अप्रोक्सीमेशन लगा के टू दैट अप्रोक्सीमेशन वी कैन से दैट AB इज इक्वल टू S। तो फिर हम उस AB को S के बराबर ले सकते हैं। ठीक है, लीनियर डिस्टेंस यानी स्ट्रेट लाइन है तो उसका डिस्टेंस S से शो कर सकते हैं। सो यू कैन राइट डेल्टा V, ये जो V है ये इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस डेल्टा V इज इक्वल टू AB की जगह आप क्या यूज कर सकते हैं? S, बिकॉज इफ दिस आर्क इज वेरी स्मॉल तो आप इसको S से रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्टेंस से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये V साथ इसके मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइडेड बाय रेडियस, तो ये फॉर्म बन जाएगी। और यहाँ पे अगर आप पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ डेल्टा V इन इक्वेशन, ये डेल्टा V की वैल्यू आपने कहाँ पे डालने के लिए निकाली थी? यहाँ पे इस रिलेशन में जो आपकी इक्वेशन नंबर 5.12 है, A इज इक्वल टू V डेल्टा V ओवर S। इसमें अगर आप डेल्टा V की वैल्यू पुट कर दें जो आपने अभी निकाली है ये वाली, कि डेल्टा V इज इक्वल टू SV ओवर R, यहाँ पे डालें आप SV ओवर R, तो S से कैंसिल हो जाएगा। आप उधर डाल के देख लें, हमारे पास A इज इक्वल टू V डेल्टा V ओवर S है, और ये रिलेशन मैंने यहाँ से लिखी आपकी इक्वेशन नंबर 5.12 से, और वहाँ पे मैंने कहा कि आप V ओवर S को इस तरह से अलग कर लें और डेल्टा V की जगह ये जो वैल्यू आपने निकाली है SV ओवर R ये पुट की, तो S से कैंसिल हो जाएगा और V जो है वो V स्क्वायर बन जाएंगे डिवाइडेड बाय R।
सो ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। ये जो ए आपने निकाला है, दिस इज योर फाइनल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेयर ए इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, क्योंकि आपने उसको टाइम टी अप्रोचेस टू जीरो के लिए निकाला है, लेकिन ये साथ ही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स को डिटरमाइन करेगा, इसलिए ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाता है। ठीक है, इस एक्सेलरेशन की वजह से, ये देखें, इस एक्सेलरेशन की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। इट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिनोटेड बाय ए सी। ए के नीचे सी से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर। जैसे हमने बात की थी कि जितनी भी आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमेशा अलोंग द रेडियस होती है और टुवर्ड्स द सेंटर होता है। इसी तरह चूंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन, तो इसी तरह एक्सेलरेशन भी अलोंग द रेडियस होगी और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने ये सारी, सिंस पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ओ ए, आपको पता है कि पी क्यू जो है वो ओ ए के परपेंडिकुलर था। ओ ए क्या था? रेडियस था। पी क्यू क्या था? टेंजेंट था। तो टेंजेंट हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। एंड पी आर इज परपेंडिकुलर टू ओ बी, और पी आर जो है वो ओ बी के परपेंडिकुलर था। ठीक है, पी आर जो है वो आपका क्या था? वो आपका टेंजेंट था, और ओ बी आपका क्या था? वो आपका रेडियस था। तो ये वही बात उन्होंने कहा कि पी आर परपेंडिकुलर टू ओ बी था। सो क्यू आर इज परपेंडिकुलर टू ए बी। इसका मतलब है कि क्यू आर जो है आपकी डेल्टा वी की जो वैल्यू थी वो परपेंडिकुलर थी ए बी के। ठीक है, ये सारी मैथमेटिकल टर्म्स के जब हम कहते हैं, जैसे V1 परपेंडिकुलर था OA के, V2 परपेंडिकुलर था OB के, तो इसी तरह आपका जो QR है वो परपेंडिकुलर है अब आपके AB के। तो ये बात वो यहाँ पे कर रहे हैं। So it may be noted that QR is parallel to the perpendicular bisector of AB as the acceleration of the object moving in a circle it is parallel to delta V when AB approaches to zero। तो वो हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू, AB की वैल्यू हमने कब निकाली थी? जब डेल्टा T अप्रोचेस टू जीरो आ रहा था और AB बहुत स्मॉल था, इतना स्मॉल था कि वो जीरो को अप्रोच कर रहा था, और उसके लिए हमने उसको S कंसीडर किया था। ठीक है, सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये वही बात है जो मैंने आपको शुरू में लिखवाई है कि वो हमेशा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपकी अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर होगी। इट कैन देयरफॉर बी कंक्लूडेड, या आप इसके कंक्लूजन में लिख सकते हैं। कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं आप इसका पॉइंट्स, कि द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कल इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। या आप उसमें कंक्लूजन में राइट डाउन कर सकते हैं कि वो वाला इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जिस पे लिमिट आपने लगाई थी कि टाइम जीरो को अप्रोच कर रहा था ए बी को एस करने के लिए, और वो ट्रैवल कर रहा था यूनिफॉर्म स्पीड के साथ इन अ सर्कल में, वो अलोंग द रेडियस और टुवर्ड्स द सेंटर था, उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। और उसी से फिर आप ये सारा आप कंक्लूजन के अंदर ही करेंगे, ये सारा लास्ट तक। सो द सेंट्रीपिटल फोर्स हैज द सेम डायरेक्शन एज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन करेगी वही वैल्यू आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स की होगी, और उसकी वैल्यू आप न्यूटन सेकंड लॉ से निकालेंगे। F इज इक्वल टू एम ए, और एम ए में ए जो है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, उसकी वैल्यू वी स्क्वायर ओवर आर होगी। और यहाँ से आप लगा सकते हैं ये जो आपने अभी निकाली है एक्सेलरेशन की वैल्यू ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, वो आप इधर पुट करेंगे। सो दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। और यहाँ से अगर आप इसकी एंगुलर फॉर्म लिखना चाहते हैं, इसकी जो है वो स्केलर, वो आपकी लीनियर फॉर्म थी, यानी लीनियर एक्सेलरेशन और लीनियर फोर्स की फॉर्म है। अगर आप इसकी एंगुलर मेजर करना चाहते हैं, और ये स्केलर फॉर्म में भी आप इसको लिख रहे हैं, वेक्टर फॉर्म आपने नहीं कंसीडर की, और एंगुलर मेजर करना चाहते हैं, तो आप वी का जो अभी आपने प्रीवियस एक रिलेशन पढ़ा था, वेयर वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये रिलेशन आपने इन द प्रीवियस लेक्चर कैलकुलेट किया था कि v जो है वो आर ओमेगा के बराबर होता है। अगर इस रिलेशन को आप इधर पुट करें, सो यू कैन गेट m v स्क्वेयर की जगह आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर और डिवाइडेड बाय आर। एक आर जो है इसके स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ये रिलेशन आ जाएगी। सो द सेंट्रीपिटल फोर्स शुड बी एफ सी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वेयर। तो ये रिलेशन आपके पास आ जाती है एंगुलर फॉर्म में। ठीक है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स चाहे आप इस फॉर्म में लिखें चाहे इस फॉर्म में लिखें, फोर्स कोई भी हो वो हमेशा उसकी एसआई यूनिट यानी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो है वो न्यूटन ही होती है। तो इसकी भी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो है वो न्यूटन होगी। और ये यहाँ पे वो दिखा रहे हैं कि ये कर्व्ड फ्लाइट है एट द हाइट स्पीड रिक्वायर्स, ये आपको डू यू नो में बता रहे हैं कि कर्व्ड फ्लाइट है एट द हाई स्पीड पे रिक्वायर्स अ लार्ज सेंटीमीटर फोर्स दैट मेक्स द स्टंट डेंजरस इवन इफ द एयरप्लेन्स और आर नॉट सो क्लोज। अगर एयरप्लेन्स जो है वो क्लोज नहीं भी होंगे तो भी ये जो इस तरह की कर्व्ड फ्लाइट है ये डेंजरस होगी, इनका इकट्ठा मूव करना, ये डू यू नो में बता रहे हैं। उसी तरह ये बता रहे हैं कि जो कार रेसिंग में जब वो कार्स जो हैं वो इस तरह से कवर करती हैं, बैंक्ड ट्रैक्स आर नीडेड
for the turns that are taken so quickly that the friction alone cannot provide energy for the centripetal force। तो ये जो है ये ऊपर से एक तरफ से नीचे होती है वो, और एक तरफ से बैंक्ड वो होती है, यानी एक तरफ से ऊंची होती है वो सड़क, ताकि वो आराम से उसमें टर्न ले सकें फोर्स। तो ये इसमें टिटबिट्स में उन्होंने दिखाया कि ये जो टर्निंग इफेक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स की उन्होंने एप्लीकेशंस आपको दिखाई हैं, यहाँ पे भी दिखाया और यहाँ दोनों इन टिटबिट्स में भी दिखाया और डू यू नो में भी दिखाया। एग्जाम्पल इसके साथ ही कर लेते हैं। 1000 किलोग्राम कार इज टर्निंग अराउंड अ कॉर्नर एट 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एज इट ट्रेवल्स अलॉन्ग एन आर्क ऑफ अ सर्कल, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल जो है वो 10 मीटर है, हाउ लार्ज अ फोर्स मस्ट बी एक्सर्टेड बाय द पेमेंट ऑन द टायर्स टू होल्ड द कार इन द सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ की बात आ गई है, तो यू शुड अप्लाई द फॉर्मूला फॉर द सेंटीपिटल फोर्स mv²/r। मैस आपको 1000 किलोग्राम दिया हुआ है कार का, स्पीड या वेलोसिटी जो है उसकी वो उन्होंने कितनी दी हुई है आपको 10 मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू दी हुई है। और उसके बाद ये आप पुट करेंगे, इसका स्केयर लेना आपने, डिवाइडेड बाय रेडियस की वैल्यू भी आपके पास है 10 मीटर, उस वो लगाएंगे आप, जस्ट आपने कैलकुलेशन करनी है और आपके पास ये जो फॉर्म आ जाएगी, इसको आप न्यूटन लिख सकते हैं ना। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्केयर बेसिकली किसको शो करता है, दिस यूनिट इज इक्वल टू द न्यूटन, ये न्यूटन को शो करता है। सो दिस फोर्स मस्ट बी सप्लाइड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द पेमेंट ऑन द व्हील्स। तो ये फोर्स लाजमी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है, जो फ्रिक्शनल फोर्स जो है पेमेंट ऑन द व्हील्स के ऊपर जो है वो अप्लाई करती है, और ताकि उसको ग्रिप रख सके उसके ऊपर, ठीक है। तो अब ये एग्जाम्पल 5.3 आपके पास स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, तो हमने ये जो एग्जाम्पल 5.2 थी यहाँ तक हमने इसको कर लिया है। आपने इस क्वेश्चन को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको कहा कि जो लास्ट सारा आपने लिखना है यहाँ तक, ये आपकी क्या है, ये आपका कंक्लूजन है। और शुरू में आपने डेफिनेशन भी मैंने आपको मार्क करा दी थी, बाकी ये सारा जो आप इसके अंदर आपने पढ़ा है ये इसकी एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन है। आप इस पर हेडिंग दे सकते हैं, शुरू से बेशक हेडिंग दे लें सेंट्रीपिटल फोर्स से, यह आपकी एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन है। आप इसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, साथ साथ डिराइव भी कर रहे हैं। सो दिस इज योर एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन, ठीक है। ये सारा आपका एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन है। ये डेफिनेशन थी जस्ट, उसमें मैंने कहा था ये 2 पॉइंट्स आप ऐड कर लें, और डायग्राम्स आपने सारी बनानी है इसके साथ। ये वाली आप बेशक ना बनाएं, लेकिन ये जो डायग्राम है ये आपने ज़रूर बनानी है, ठीक है। और साथ मैंने आपको बता दिया ये सारी एक्सप्लेनेशन, पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, ये पॉइंट्स लिखेंगे, उसके बाद आप सारी एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन लिखेंगे, और ये डायग्राम भी आपने, ये 2 डायग्राम्स भी आपने ज़रूर बनानी है इसके साथ, ठीक है। तो टोटल 3 डायग्राम्स हो गए, पिछले पेज पे मैंने आपको बताई और 2 ये, और ये सारी एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन करने के बाद ये एंड पे यहाँ से लेके लास्ट तक आपका कंक्लूजन हो गया, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपने ये सारी बातें अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली होंगी। फिर भी कहीं कोई मसला हो, परेशानी हो, तो यू कैन कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको मेरा लेक्चर जो है वो अच्छा लगा हो तो यू कैन प्रेस द लाइक आइकन आल्सो। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। That's all for today, students. If you have not yet subscribed my channel, then subscribe my channel now. You can also like my channel, share my channel, and press the bell icon for future notifications. Until the next lecture, take care. Allah Hafiz.